नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकतांत्रिक प्रशासनिक जीवन के 20 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपलक्ष्य में पीएम मोदी की मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के सफर की पुस्तक पर आयोजित चर्चा और गोष्ठी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास ने जनता के दर्शन हॉल में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मोदी 20 ड्रीम्स मील डिलीवरी यह बुक देश के कुछ बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 20 साल पूरे होने की उपलब्धि पर लिखी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी पहली मुलाकात की यादों को साझा किया। देखिए, मोदी जी का पूरा जीवन और उनके कर्म हमारे लिए एक प्रेरणा है और मैं कहूँगा कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वालों को निश्चित रूप से उनसे ये सब प्रेरणा मिलती ही है। लेकिन आज अन्य क्षेत्रों में भी काम करने वालों के लिए एक वर्क कल्चर देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में आया है। तो ये मोदी एट द 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी ये पुस्तक सभी के लिए बहुत उपयोगी है और हम भी इसके लिए प्रयास करेंगे कि हमारे सभी जितने भी संस्थान हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, वो सभी लोग इस पुस्तक का प्रचार प्रसार करें, लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि उनके अंदर भी एक नवाचार, एक नई संस्कृति और भारत को जो वैश्विक नई पहचान दिलाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आने वाले हमारे सभी नौनिहालों को भी उसके बारे में स्मरण हो, उनकी भी जानकारी में आए और वह भी उस रास्ते पर आगे बढ़ने का काम। उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में एक दिवसीय राष्ट्रीय मत्स्य पालन दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी के साथ पशुपालन मंत्री गौरव वही बहुगुणा भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अच्छे लोगों के साथ उन्हें सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने संबोधन में और सौरभ बहुगुणा के साथ वो मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। किस तरह देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जहाँ हम एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार केवल सरकारी नौकरियों से ही पूरा नहीं होगा। इस प्रकार के जो स्वरोजगार के उपक्रम हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है मत्स्य पालन के क्षेत्र में, भेड़ पालन के क्षेत्र में और गाय पालन के क्षेत्र में, कृषि में, उस अवधारणा को व्यवहारिक रूप से धरातल पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है और इन सबको प्रोत्साहित करने की जो भी योजनाएं हो सकती हैं, उन सब योजनाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि ये आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उस कल्पना को निश्चित रूप से। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमने बहुत शॉर्ट नोटिस में से निवेदन किया था कि 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस है, आपको इसमें शिरकत करनी चाहिए और मैं उनका धन्यवाद दूंगा कि वो यहाँ पर आए। और जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे बहुत सारे मत्स्य पालकों से बात करी। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती को लेकर विपक्ष द्वारा किए जा रहे विरोध को एक तरफा बताया। उन्होंने अजय भट्ट ने कहा कि जो विपक्ष के नेता इस योजना का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए यह सब देश के युवा देश प्रेम के साथ कितना जुड़ा है, इसका अंदाजा भारतीय वायुसेना, जल सेना और थल सेना में भर्ती के रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही रिकॉर्ड तोड़ युवाओं ने अग्निवीर के पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। केंद्रीय मंत्री भट्ट ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि युवाओं ने ही नहीं बल्कि देश की बेटियों ने भी बड़ी संख्या में अग्निवीर बनने के लिए एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। लिहाजा जो विपक्ष इस योजना का विरोध कर रहे हैं, उसे भी इस बात को समझना चाहिए। यह योजना देश के भविष्य के लिए बेहतर साबित होगी। विरोध हो रहा होता वास्तव में तो इतनी बड़ी संख्या में कोई भी परीक्षा के लिए नहीं आते। अब आप देखिएगा कि जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इतनी बड़ी संख्या में हमारे युवक आ रहे हैं अग्निवीर के लिए कि जो विरोध भी कर रहे थे उनको उसका उत्तर मिल गया है।
आखिर समझना चाहिए ये बच्चों के भविष्य के लिए, बेरोजगारों के भविष्य के लिए है। मैं ये कहता हूँ कि 4 साल के बाद जो करना चाहे करेंगे, जो नहीं करना चाहे नहीं करेंगे, और उसी में डिग्री लेके आप बाहर आ रहे हैं। कहीं ऐसा हुआ आज तक कि कोई 4 साल तक डिग्री लेके आए बिना पैसे के और उल्टा पैसा भी लाए 25-30 लाख रुपए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। पूरा अगर आप हिसाब लगाएंगे तनख्वाह और जो उनको लास्ट में दिया जा रहा है उसका, तो आके उसमें भी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और प्रतिष्ठान हैं, देश की सरकारें हैं, सब ने कह दिया इनको तो हम लेंगे, ये इतने परफेक्ट होके बाहर आ रहे हैं। और आने वाले दिनों में इसके बहुत सुखद परिणाम आएंगे। हमारी यंग फौज निकलने वाली है। जिस रेशियो से इस समय सिलेक्शन हो रहा है, इस रेशियो को देखा जाए तो आने वाले 20-25 साल में तो इतनी यंग फौज हो जाएगी हमारी, जवान आते रहेंगे, उससे बेरोजगारी तो दूर होगी। भविष्य उनका बहुत ही सुखद होगा, अच्छा होगा। साथ में देश प्रेम के लिए जो न्यौछावर होने वाले लोग हैं उनको अवसर भी मिलेगा और हमारी सेना हमेशा जवान रहेगी। और नहीं, एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि इसमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियां आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है हमारी बेटियां बड़ी। राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री और गदरपुर के बीजेपी विधायक अरविंद पांडे हल्द्वानी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पौधारोपण कर हरियाली के प्रति हरेला पर्व की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने की अपील की। वहीं अरविंद पांडे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग जिस तरह से उत्तराखंड के लोकप्रिय मंत्री धन सिंह रावत पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से गलत है। कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। देखिए भाई साहब, राजनीतिक की जो आदमी होता है, जो राजनीतिक विषय है, वह किसी मंदिर के मठाधीश या पुजारी नहीं है। राजनीतिक काम और ख़ास तौर पे कांग्रेस के लिए सिर्फ सत्ता में बैठे हुए हमारे जो ईमानदार मंत्री हैं, लोकप्रिय मंत्री हैं, उन पे आरोप प्रत्यारोप के अलावा विपक्ष के पास बचता भी क्या है। अरे सूप तो बोले कम से कम छल्लियों को बोलने का कोई अधिकार नहीं। जो NH-74 के घोटाले में जो कुछ नहीं कर पाए, अनगिनत घोटाले हुए कुछ नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो प्रमाण है भाई कि NH के घोटाले में भी इस प्रदेश के बड़े से बड़े अधिकारी जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी इन दिनों देखा आपने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने IAS PCS अधिकारियों तक को जेल में डालने का काम किया। तो हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है और इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं बौखलाई हुई है। तो ये झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा। शिक्षा मंत्री मैं भी रह चुका हूँ, मैं आज मंत्री नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो करता है उस पर विश्वास करता है। अगर जो हम लोग कहीं किसी गलत काम में लिप्त हैं तो हम लोगों। उत्तराखंड के कोटद्वार में लोग विद्युत कटौती से जूझ रहे हैं। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार की विधायक रितु खंडूरी ने कहा कि ज्यादा विद्युत कटौती का जिम्मेदार बिजली के खराब तार को बताया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि समयानुसार रोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन बिजली के तारों की खराबी के कारण इससे ज्यादा समय लग जाता है। देखिए, मेरी कल ही बात हुई है। रोस्टिंग वैसे 2 से 3 घंटे ही होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे तारों का बदलाव होना पड़ता है। ये जो आपके लगे हुए हैं 411 kVA 11 kVA के जो लगे हुए हैं, उनमें बदलाव हो रहा है। तो शायद रोस्टिंग के साथ जब कहीं ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं, कहीं तार बदल रहे हैं, रोस्टिंग के साथ वो 4-4, 5-5, 6-6 घंटा हो जा रहा है। तो मैंने अभी MD UPCL से भी बात की है और उनसे कहा है कि कोटद्वार पर ध्यान दें और कम से कम यहाँ पे जो रोस्टिंग है उतना ही। हरिद्वार स्थित 40वीं वाहिनी PSC परिसर में 3 दिवसीय तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 40वीं वाहिनी PSC में कमांडेंट दहनपाल समेत कई बड़े अधिकारियों ने वृक्षारोपण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में देश भर में उत्तराखंड पुलिस जवानों की 16 टीमों ने भाग लिया। वहीं 16 टीमों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं खिलाड़ी भी इसमें शामिल थी। 40वीं वाहिनी PSC के कमांडेंट दहनपाल ने बताया कि इस प्रतियोगिता
को इस प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। इसमें हमारे पूरे प्रांतीय स्तर पर जो पुलिस है और पीएसी की बटालियंस हैं, उनकी 16 टीमें ये हमारी प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। इसमें क्रॉस कंट्री और तैराकी प्रतियोगिता शामिल है और जो बेहतरीन खिलाड़ी इसमें से शामिल छाएंगे वो आगे राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हैं पुलिस की। तो आज से प्रतियोगिता शुरू हुई है और 3 दिन पश्चात इसका समापन होगा और इसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी छांटे जाएंगे और वो आगे की। तालाब के ओवरफ्लो होने पर रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट ने गांव पहुंचकर मौका मुआयना किया और ग्रामीणों की समस्या सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव के तालाब की साफ सफाई न होने के कारण ओवरफ्लो की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद तालाब का गंदा पानी आसपास के खेतों में भर जाता है और फसल को खराब कर देता है। पानी निकासी के लिए नाला भी बनाया गया है, लेकिन उसकी भी सफाई न होने के कारण पानी निकासी नहीं हो पाती। ग्रामीणों की समस्या पर जॉइंट मजिस्ट्रेट ने समस्या का समाधान पर भरोसा जताया है। तब में भी अगर पानी बढ़ता है इधर तो भी हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी रहेगी उसको ट्रीट करने की, कैपेसिटी बिल्डिंग कर देंगे हम। तो ये इसका ये 3-4 चीज़ें हम देखते हैं। इसमें मेन इशू आएगी फंडिंग की, बिकॉज ये बहुत ही हैवी कॉस्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। कॉम्प्लेक्स इसलिए भी है कि एक रेलवे लाइन प्रपोज है यहाँ से, तो रेलवे लाइन प्रपोज है तो उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि जो हम डिच अगर बनाते भी हैं तो इट शुड नॉट कम उसके वो आपके वो जो उसका विड्थ होता है उसमें नहीं आना चाहिए। सर इससे पहले क्या ग्रामीण में कुछ द्वारा जैसे मुझे कल कई सूत्रों से पता लगा, ग्रामीणों द्वारा जैसे आपसे बात हुई थी, ये लेकर तो आए थे लेकिन यहाँ राशन शॉप को लेकर एक मैटर को लेकर आए थे, वो इनका सॉर्ट आउट हो गया, वो हो गया। और ये वाले मैटर को हमने नगर आयुक्त को बोल रखा था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न नगर आयुक्त मे नॉट हैव बीन एबल टू सी, बट अभी उनसे पर्सनली बात कर ली है तो इसको हम देख लेंगे। बेसिकली इसमें हमें नगर आयोग और हमारे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इन दोनों को हमें एक्टिव करना पड़ेगा ताकि इसका सोल्यूशन निकाल पाए, क्योंकि गांव में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बट जो जनरेट हो रही है तो कम से कम 10 साल से चल रही है। 10 साल से हमारा शिवपुरम गणेशपुर पूरा टोटल पानी हमारे गांव में आ रहा है, जिसकी कोई निकासी नहीं है। निकासी की वजह से पूरे गांव की कम से कम 200 बीघे ज़मीन वो रद्द पड़ी हुई है। उसके कारण हमारे गाँव में बीमारी, अभी आप खुजली की बीमारी देख लो, खुजली की बीमारी A to Z पानी सब खराब हो चुका, सबर सेवले का पानी भी खराब हो चुका। 10 साल से कोई भी एक्शन नहीं ले पाया। ये तो सलमान भाई की देन है। कल परसों से आज ADO साहब भी आए, ADO साहब ने देख के इसकी रिपोर्ट लगाई है, देखते अब क्या होता है। उम्मीद तो बन रही है होने के चांस है। तो मीडिया में खबर की देन है ये, हमारी भी मेहनत, हमें तो 10 साल से कर रहे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई भी नहीं हो रही थी। सर फिर क्या करेंगे, मजबूरी है, धरना करेंगे। पानी जो फाटक से आ रहा है, ये फाटक के नीचे इसको बंद करेंगे और क्या करें। शिवपुरम वाला गणेशपुर का सब आ रहा है। उसके बाद हमारे आज ADO साहब भी आए, ADO साहब ने एक नाले की अभी हमने दिखाया, उन्होंने बोला है कि सफाई करा देंगे। फिलहाल को ना उम्मीद तो हो नहीं सकता आदमी सरकार से, और सरकार ने जब हमारी बात सुनी हो तो हमारा समाधान भी करेगी। और ये पानी थोड़ा बहुत तो है नहीं, सारा गणेशपुर हो, शिवपुरम हो, सुभाष नगर हो, कृष्णा नगर हो, सलेमपुर हो और सफ़ीपुर हो, ये सारा पानी यहीं को पुलिया के नीचे को आ रहा और पूरे जंगल में को हमारे खेतों में को फैल के चल रहा। समाधान ऐसा कर दे सरकार के यो रास्ता। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग द्वारा आज विभाग के संभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वनाग्नि 2022 में वनों को आग से बचाने के लिए 50 लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि DFO केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग इंद्र सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि वन महोत्सव कार्यक्रम के समापन के साथ ही फायर सीजन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों, सरपंच, महिला मंगल दलों, नव युवक मंगल दल, पुलिस कर्मियों समेत ग्रामीणों को सम्मानित किया गया, ताकि लोग वनों के प्रति जागरूक हो सके और वन संरक्षण में अपना अहम योगदान दे सके। आज का कार्यक्रम जो है हम लोगों का वर्ष 2022 का वन महोत्सव जो है वो मनाया गया था हमारा 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक।
और इसमें हम लोगों ने कई जगहों पर विभिन्न वन पंचायतों के माध्यम से और ग्राम प्रधानों के माध्यम से और वन विभाग के कर्मचारियों के माध्यम से जगह जगह रोपण का कार्यक्रम चलाया है। और इसका समापन वैसे हमारा पहले 7 तारीख को रखा था, परंतु 7 तारीख को मुझे प्रमुख वन संरक्षक वन पंचायत की जो बैठक है पौड़ी, वहाँ जाना पड़ा। फिर हम लोगों ने इसको रीशेड्यूल किया था 9 तारीख को। फिर 9 तारीख को अचानक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जी का जो है असैसिनेशन के कारण से राष्ट्रीय शोक घोषित हो गया था। तो आज 10 तारीख को हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम पर हम लोगों ने एक विचार किया है कि जिन हमारे वन पंचायतों ने, महिला मंगल दलों ने, जिन भी व्यक्ति ने, चाहे वो NGOs हो चाहे जो भी हो, जिन्होंने भी हमें इस वर्ष वनाग्नि काल में आग बुझाने में जो सहयोग दिया है, उनको हम एक प्रशस्ति पत्र दे करके और उनको यहाँ पर सम्मानित करके उनका सम्मान किया जाए, ताकि लोगों में एक प्रेरणा या एक संदेश जाए कि वन जो है बचाने में जो योगदान करता है उनको विशेष करके सम्मानित किया जाता है। और साथ साथ में ये भी संदेश जाए कि ये वन जो है उनके अपना है। हम तो वन सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी है यहाँ तो हम उसके एक रखवाला हैं, और अल्टीमेटली ये वन जितना भी सुदृढ़ रहेगा, वन बचा रहेगा, यहाँ के लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा। बागेश्वर जिला मुख्यालय में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मानसून की बारिश के चलते इस वर्ष मुख्यालय में दुग बाजार स्थित मस्जिद में नमाज अदा की। वहीं इस दौरान लगभग 500 से अधिक लोगों ने ईद इदायगी में भाग लिया, जहां पूरे देश के लिए अमन चैन और की दुआ मांगी। वहीं इस सभी एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। आपको बता दें कि सभी ने खुशियां मनाते हुए एक दूसरे को अपने अपने घरों में विशेष भोग के लिए आमंत्रित किया। वहीं बकरीद की यह त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। हम लोगों ने नमाज तो पढ़ ली। अब हमारा जो अहम फरीज़ा है इसमें कुर्बानी का वो अदा करना है, और इसके लिए तमाम अहले वतन और मुसलमानों से ये गुजारिश है कि वो जिस गाइडलाइन के साथ हमें हुक्म दिया गया उसका ख्याल रखें, क्योंकि हम जिनको फॉलो करते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका ये फरमान है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि वतन से मोहब्बत करना हमारे ईमान का एक जुज़ है। तो इसलिए अपने तमाम भाइयों की, मुसलमानों की और जो अपने दूसरे भाई हैं वतन के, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने इस अमल को जो कुर्बानी का करें, ना किसी को तकलीफ़ हो, जैसे अपने खुले में ना करें, और अपने काम को अपने बिल्कुल सही तरीक़े पर करें और आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और प्यार मोहब्बत को कायम रखें। इस प्यार मोहब्बत से जो हमारे इस मुल्क की असल रूह है और जो पिछली मामलात से और पिछली तरीक़ों पर हमारे इस मुल्क का एक नज़रिया रहा है, यानी यकजहती का, उसका सबूत देते हुए अपने इस त्यौहार को तमाम मुसलमान मनाएं। मेरी तमाम मुसलमानों से अपील है और तमाम हिंदुस्तान के बसने वाले तमाम इंसानों से ये भी अपील है कि एक दूसरे से अपनी मोहब्बत को उस नहज पर लाएं, उस तरीक़े पर लाएं जिस तरीक़े पर हमारे पहले बड़े आपस में मिलजुल कर गंगा जमनी तहजीब के साथ रहते थे। उस तहजीब को ज़िंदा करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त हमें एक दूसरे से मोहब्बत करना, प्यार करना, इसकी बहुत। ईद उल अजहा का त्यौहार कुमाऊं मंडल समेत पूरे उत्तराखंड में सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। आज ईद के अवसर पर सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई है। बच्चों में इस त्यौहार को लेकर खासा उत्साह देखने को नजर आया है। सभी शहरों में सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। ईद के मौके पर इमाम मोहम्मद आजम कादरी ने ईद की नमाज अदा कराई। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में खुशी की लहर दौड़ती रहे और किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। खबर उत्तराखंड के बड़पुर से है, जहां गदरपुर थाना अंतर्गत 4 लुटेरों ने कपिल अनेजा को रोककर तमंचा और चाकू की नोक
पर 5,500 रुपए लूट लिए। उसके मना करने पर मारपीट की और जान से मारने की भी कोशिश की। साथ ही पीछे से आ रहे ट्रक को रोककर लुटेरों ने ड्राइवर से पैसे लूट लिए। वहीं कपिल अनेजा की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया। पुलिस ने आनन फानन में टीम गठित कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसका खुलासा आज क्षेत्रीय अधिकारी वंदना वर्मा ने किया। रुद्रपुर से गदरपुर लौट रहे थे तो रास्ते में अज्ञात 4 हमलावरों ने इनकी गाड़ी रोकी और इनके साथ मार पिटाई, गाली गलौज करते हुए इनसे 5500 रुपये की लूट की। इसी घटना के साथ पीछे चल रहे एक ट्रक को भी उन्होंने सेम वे में ट्रक ड्राइवर को रोका और ट्रक ड्राइवर के साथ भी यही घटना करते हुए मारपीट, गाली गलौज करते हुए उससे भी उसकी धनराशि लूट ली। इस पर दोनों पीड़ितों ने थाने पे सूचना दी और थाने की पुलिस टीम ने इसमें एक्टिव होते हुए टीमें गठित की। दोनों टीमों ने इसमें अच्छा काम करते हुए पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग करते हुए इसमें 4 हमलावरों को अरेस्ट किया है गदरपुर क्षेत्र से ही। और चारों के पास से घटना में प्रयोग की गई ऑल्टो कार, एक उनका 2 तमंचे, 2 राउंड्स, इसके अलावा 2 चाकू, पीड़ित का मोबाइल, वॉलेट, उसके अलावा पीड़ित का ID और साथ ही साथ DL, ये सब बरामद किया है और 10,000 रुपये की इसमें बरामदगी की गई है। तो चारों ही हमलावरों को हम इसमें मुकदमा लेके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करें। लक्सर तहसील क्षेत्र में PM किसान सम्मान निधि को लेकर SDM लक्सर के नेतृत्व में जांच की जा रही है। लक्सर तहसील क्षेत्र में पात्र और अपात्रता को लेकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम तहसील सभागार में शुरू कर दिया गया। वहीं SDM गोपाल राम बिनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि PM किसान सम्मान निधि के जो फॉर्म भरे गए थे उन फॉर्म में कुछ कमियां पाई गई थी और उनमें से कुछ अपात्र लोग भी सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने बताया कि उसी को लेकर जांच चल रही है। PM किसान सम्मान निधि के जो फॉर्म 2018 में भरे गए थे उन फॉर्मों में कुछ कमियां पाई गई थी या कुछ अपात्र व्यक्ति भी उसमें सम्मिलित हो गए थे। इस को लेकर के जांच चल रही है। जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को इसका लाभ मिले, इस संबंध में पूरे जितने भी फॉर्म हमारे 2018 में आए हैं उनकी जांच चल रही है। और दूसरा, जो नए फॉर्म भरे जाने हैं वो ब्लॉक के स्तर से नए फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, जो नए काश्तकार हैं जिनको जोड़ा जाना है। तो इस प्रकार पारदर्शिता को देखते हुए देहरादून पुलिस ने एक ऐसे गिरोह के 2 लोगों को अरेस्ट किया जो भारत सरकार के मंत्रियों और न्यायमूर्तियों के नाम पर लोगों को ठगने और आम लोगों का काम कराने के बदले में पैसे मांगते थे। इस गिरोह के जाल दिल्ली, यूपी से लेकर उत्तराखंड तक फैला हुआ था। वहीं ये गिरोह आरोपी इतने शातिर थे कि अधिकारियों को भी अपने झांसे में फंसा चुके हैं। वहीं फंसाने का तरीका भी उनका कुछ ट्रू कॉलर में फर्जी नाम सेव करके और फिर अधिकारियों को फोन करते थे और अपना रोब रुतबा दिखाते थे। वहीं मिली जानकारी के अनुसार कई अधिकारी भी इनके जाल में फंसे हुए थे। ये बेसिकली क्या करते थे कि कोई नंबर लिया और ट्रू कॉलर में वो किसी उच्च अधिकारी या पॉलिटिशियन या माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की फोटो लगा दिया करते थे और उसको उसी नाम से अपडेट कर देते थे। उसके बाद ये ऑफिसर्स से समन्वय साधते थे और कई बार लैंड इश्यूज में फोन करते थे, कई बार किन्हीं और चीजों में यूज करते थे जिससे कि इनको फाइनेंशियल गेन हो पाए। तो उसी एवज में ये यहाँ पर भी आए थे। उसी के परिप्रेक्ष्य में देहरादून भी इन्होंने विजिट भी किया था और इन्होंने सीनियर अधिकारियों को कॉल भी की थी। उसी के बेसिस पे हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, अब ये तो दौरान विवेचना हम पता करेंगे, इनके कॉल डिटेल्स से भी पता करेंगे कि इनके द्वारा किन किन अधिकारियों से पूर्व में वार्ता की गई है और किस तरीके के। देखिए, बेसिकली एक प्रकरण हमारी नॉलेज में आया था जिसमें कि तथाकथित व्यक्ति जो एक्यूज है उसके द्वारा एक सीनियर अधिकारी से संपर्क साधा गया था और अपने आप को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बताया गया था। तो इस पे जो सीनियर अधिकारी थे उनको शक हुआ, उनके द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया। पुलिस के संपर्क में आने के बाद हमारे द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, मुकदमा पंजीकृत किया गया और तब हमें पता पड़ा कि जो अभियुक्त है उसका कोई भी लेना देना किसी भी न्यायालय से नहीं था
तो इस पर हमारे द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें कि एसटीएफ की टीम थी और देहरादून पुलिस की टीम थी। एक जॉइंट ऑपरेशन था, हमारे द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया और जिस नंबर से कॉल आया था तो उस कॉल को ट्रेस करने के बाद हमने जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार किया गया है। दौरान पूछताछ जब अभियुक्त से हमने पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया है कि उसके द्वारा पूर्व में भी कई जस्टिसेस के नाम का यूज किया गया है, पॉलिटिशियंस के नाम का यूज किया गया है। उत्तराखंड के टिहरी में थाना देवप्रयाग द्वारा एसडीआरएफ को सूचित कराया गया कि तोताघाटी मंदिर के पास एक व्यक्ति फोटो खींचते समय खाई में गिर गया। उक्त सूचना प्राप्त होने पर एसडीआरएफ पोस्ट 82 में रेस्क्यू टीम हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह की हमराह तत्काल घटनास्थल पर पहुंची, जहां गहरी खाई में उतरकर टीम द्वारा युवक तक पहुंचने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि बद्रीनाथ हाईवे पर तोतार घाटी के पास उक्त युवक मिंटू उम्र 29 वर्ष सेल्फी लेते वक्त गहरी खाई में गिर गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम द्वारा मृतक के शव को बरामद कर जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उधम सिंह नगर जिले के पुलभट्टा थाना अंतर्गत क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक का शव मिलने की सूचना पर तमाम लोगों का जमावड़ा मौके पर लगाया। घटना की सूचना मिलने पर पुलभट्टा थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस की कई घंटे की मशक्कत के बाद मृतक की पहचान 25 वर्षीय तस्लीम के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस परिजनों की जानकारी लेते हुए जांच शुरू कर दी है। काफी प्रयास किया गया है। काफी प्रयास करने के बावजूद एक अभी आए हुए हैं सज्जन, क्या नाम है आपका? अब्दुल करीम ने अपने पुत्र क्या नाम है तस्लीम के नाम पर जो है तस्दीक की है कि तस्लीम है, ये जो शव पड़ा हुआ है वो मेरे बेटे का है। करीम इन्होंने बताया कि मेरे बेटे तस्लीम का ये शव है और नशे का आदी था, जो है संभवतः ट्रेन से टक्कर लगने के कारण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।